का जो एप्लीकेशंस है वो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब वो साइंस इस पे मैक्सिमाइज लेजर सेकंड बॉक्स। तो हम लोग को पढ़ना है जनरल साइंस। ठीक है। जनरल साइंस जो हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहली बात तो यही मालूम होना चाहिए कि साइंस है क्या। शुरुआत से बेसिक लेकर हम चलेंगे, एक ग्रॉस रूट लेवल्स पे चलेंगे, एकदम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे और उसके बाद साइंस के डायमेंशंस को समझ करके साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद इस साइंस का रोजमर्रा की जिंदगी में यानी डेली बेसिस में इसका क्या यूज है, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि साइंस है क्या। साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम आज शुरुआत से लेके चलेंगे इस तरह से लेमैन्स की भाषा में कि बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। तब आप बताए, कोई भी बात बताए कि साइंस है क्या। बताइए। हर तरफ जलवा साइंस का है, गाड़ी मोटरसाइकिल से लेकर के, माइक से लेकर के, ये से लेकर के, कैमरा से लेकर के, सब साइंस का ही तो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन से। तो इतना बड़ा जिंदगी में एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया साइंस ने। रेवोल्यूशन मतलब इंकलाब पैदा कर दिया, एक क्रांति पैदा कर दी। तो जिस चीज ने की है वो है क्या है? सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कक्षा 6 में ये कह रहे हैं विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध, वही विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को क्रमबद्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक क्रम में चलता रहता है, विज्ञान कहते हैं। सही। अब वही अलग अलग शब्दों को सुसंबंधित क्रमबद्ध और दुनिया भर के अच्छे अच्छे वर्डों को इस्तेमाल डाल डाल के उसी में रचा जा रहा है। खिचड़ी बनाई जा रही बढ़िया जो है। इसका मतलब हुआ स्पेसिफिक सिस्टमैटिक knowledge is known as science. तो विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को, किसको? ज्ञान को विज्ञान कहते हैं ना। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? विज्ञान जैसे शब्द ही दो शब्दों से बना है, जैसे विज्ञ और ज्ञान से जो है, इसमें विज्ञ मतलब विशेष और ज्ञान दोनों शब्दों से मिलकर बना है। देखा, वो तो बिल्कुल आ गई बात। हो गया विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? सर, विज्ञान जो है वो मतलब कि किसी चीज को प्रूव करके जो बताया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान जो है मान लिया जाता है, कोई चीज बताया जा रहा है तो उसको सुन करके मतलब मान लिया जाता है कि हाँ ये चीज हो सकती है। विशेष ज्ञान का तात्पर्य हो सकता है कि आप विशेष स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कि ज्ञान तो बहुत सारे हैं, पर उन सब ज्ञानों में जो है एक अलग जो फील्ड है इसका, तो उससे रिलेटेड की बात कर रहा है, जो इसका दायरा हो। कोई बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक से आप आउट ऑफ ट्रैक हैं।
विश्लेषण ज्ञान करके सर, जो विश्लेषण करके जो उसको ज्ञान, मैंने कहा विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? पहली बात देखो मेरी बात, ऊपर चलो, छोटा हो जाए, नहीं सर वहाँ से प्लस, छोटा कर दे। हाँ सर, तो हर जगह डिजिटल बोर्ड है ना, तो पूरा एकदम हम लोग डिजिटलाइज हो गए हैं। एकदम से छा गया। देखिए मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिए। हम लोग पहले कम से कम 2 महीने बाद मिल रहे, तो पहले बातचीत करके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। और बातचीत कौन सी रहेगी? इसी ज्ञान की बात। मैंने आपने कहा विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो मैंने कहा कि विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है? साइंस एंड नॉलेज। What is difference between science and knowledge? देखिए मेरी बात, सत्य की खोज करना विज्ञान होता है, और सत्य का अनुभव करना ज्ञान होता है। देखिए मेरी बात, सर्चिंग द रियलिटी सत्य की खोज जो इक्विपमेंट है सर वो साइंस है, करना विज्ञान है, और सत्य का अनुभव करना जैसे ये ट्यूबलाइट जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये जल रही है। ये ट्यूबलाइट कैसे चली, ये रोशनी कैसे दे रही है? इसके पीछे जो रहस्य था, जो छुपी हुई हिडन जो सच्चाई थी, उसको पहले सर्च किया गया, उसको सत्य की खोज की गई। रिसर्च करने के बाद वो चीज आई कि इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से आवेश होगा, आवेश के होने के बाद एक ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये मानव ने अभी 100 साल 200 साल पहले किया है ना, उसके पहले पूरी दुनिया अंधकार में जी रही थी कि नहीं जी रही थी? क्या 400-500 पहले लाइट जलता था? सिर्फ नेचर का लाइट जलता था। तो आप बताइए, ये दुनिया हजारों लाखों साल से करोड़ों साल से जब से पृथ्वी है, तब तक अंधकार ही भी तो रात को थी। ये रात को उजाला किसने दिया? मनुष्य ने क्या किया? उस पर रिसर्च किया। तो सत्य वो चीज मौजूद थी, लेकिन हम आप नहीं, जब मनुष्य नहीं जानता था, और उस चीज की सत्य की खोज किया साइंस। ये लाइट जल रही है, हम इसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये हमारा ज्ञान है। जैसे जब रिसर्च की गई होगी, तो कितने साइंटिस्टों, हजारों साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया होगा ना, और कम से कम 100-200 साल तक लगातार इस रहस्य में रिसर्च करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बाद बल्ब की खोज किया गया, और वो जो चीज हुई उस चीज को किताबों में रख दिया गया, और हम लोग जब पढ़ लेते हैं, जो बात उन्होंने की थी, हम केवल पढ़ करके उसको ज्ञान लेते हैं। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ये पहले वेल एस्टेब्लिश हो चुका है ना। एक कोशिका की खोज हम पढ़ रहे हैं, कोशिका के बारे में बता रहे हैं। कोशिका के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, यानी कार्य का विभाजन होता है, और कार्य का विभाजन करने वाले अलग अलग छोटे छोटे अंग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है। ये बात बताइए, हम आप क्या अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? हमारे सबके पास सेल है, लेकिन क्या
कोई भी अपने सेल को देख पा रहा है और उस सेल के अंदर कितने कोशिकांग हैं क्या हम देख पा रहे हैं? साइंस की मदद से, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखने के बाद वो चीज लिखी हुई है और हम उसको पढ़ करके ज्ञान ले रहे हैं। सत्य की खोज करना विज्ञान और सत्य का अनुभव करना क्या हुआ? अब क्रमबद्ध विशिष्ट और क्रमबद्ध विज्ञान को मेरी बात समझ रहे? हम कह रहे हैं बेसिक शुरुआत लेके चलेंगे, किसी कोई दिक्कत भाई? आप जो पढ़ रहे हो किताब में वो ज्ञान ही तो आप कर रहे हो, ले रहे हो भाई। गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, जितने बड़े बड़े मुनि ने, उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी ना, ज्ञान ही तो प्राप्त की थी, समझ गए ना? तो अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है विज्ञान कितने प्रकार का होता है? आप बताइए। जो आगे बैठेगा वही जिम्मेदारी उसके कंधे पे आएगी, इसलिए आपको भागना भी नहीं है पीछे। बताइए। वो जरा पानी ये अपना बताइए विज्ञान क्या है? देखिए बहुत ही रिलैक्स मूड में पढ़िए और बहुत ही टेंशन फ्री। पहली बात, पढ़ाई की शर्त पहली है कि टेंशन फ्री, बहुत रिलैक्स मूड में पढ़िए और बहुत ज़्यादा घबराने चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, किसी को कोई चीज़ नहीं आएगा, फ्रीक्वेंटली फ्रेंडली पूरी तरह से आप पूछ लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। सब सीखने के दौर में हर व्यक्ति एक दूसरे से सीख ही रहा है, क्या नाम? ठीक है। तो अब सवाल उठता है विज्ञान में क्या क्या आएगा? बताओ। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ही विज्ञान। समस्या बहुत टेढ़ी है। तो बताइए, कह रहे हैं कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान ही वो क्या है? लेकिन ज्योग्राफी की किताब जाते हुए तो लिखा होता है जनरल सामान्य विज्ञान लिखा होता है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमी कौन सा विज्ञान? क्या वो विज्ञान नहीं है? वो भी विज्ञान है, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या करते हो? वो भी विशिष्ट है, वो भी क्रमबद्ध है। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ोगे? प्रीएम्बल्स पढ़ोगे। दूसरा यूनियन टेरिटरीज पढ़ोगे। तीसरा क्या पढ़ोगे? सिटीजनशिप पढ़ोगे। चौथा क्या पढ़ोगे? फंडामेंटल राइट पढ़ोगे। पांचवा क्या पढ़ोगे? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे। तो क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है? क्या क्रमबद्ध नहीं है? सर पर जो सुनिए, वो लॉजिक विज्ञान प्योर साइंस है, ये सब प्योर साइंस नहीं है। सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको लॉजिक समझ आएगा। तो जो भी आप किताब मार्केट में जाते हो, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे हिस्ट्री की, चाहे पॉलिटी की, तो किताब अब क्या लिखा रहता है? सामान्य विज्ञान। तो क्या विज्ञान नहीं है? ज्योग्राफी विज्ञान नहीं है? पॉलिटी विज्ञान नहीं है? सब विज्ञान है। तो विज्ञान लेकिन दो प्रकार का होता है। नई चीज सब सुनिए, देखिए, विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक रियल साइंस और एक स्यूडो साइंस। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ,
ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की कोई भी किताब मार्केट जाते लेने की स्थिति है तो किताब पर यही तो लिखा रहता है, सामान्य विज्ञान लिखा रहता है। क्या विज्ञान शब्द आया कि नहीं आया? अभी सब क्लियर हो, जो आपकी क्योरीज क्लियर हो जाएगी, सुनते रहिए आप जो मैं बता रहा हूँ आपसे। बताओ हिस्ट्री है क्या विज्ञान? हाँ, अब ना कंफ्यूज होना। विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक रियल साइंस और एक सीडो साइंस। समझ के बाद तो से आ रहा है थोड़ा सा भी। अब दोनों में सवाल उठता है, जो आप क्योरी से भी आ जाएगा, वो मैं समझ रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि रियल विज्ञान और सीडो विज्ञान में क्या फर्क है? कौन बताएगा? आप बताइए। यहाँ अब यहाँ आपकी क्योरी जुड़ रही है, जहाँ एक गुफान सीने में वो मैंने कहा कि जैसे कुछ साइंसेज जो है प्योर साइंसेज हैं और कुछ प्योर नहीं है। बेसिकली जो है, जो साइंस होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, जबकि अदर जो आप कह रहे हैं राजनीति विज्ञान या भूगोल की बात कर रहे हैं, ये बताना है कि आप सब एक दूसरे को जवाब दो आपस में, सब जैसे मीडिया वाले पूछा आप बताओ आप बताओ आप बताओ। हाँ, बहुत ही समझ रहे हैं। जो प्योर साइंस है उसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, किसी भी जो भी परीक्षण किया जाता है जिस इन्वायरमेंट में, तो बेसिकली वो हर व्यक्ति के लिए सेम ही रिजल्ट होगा। जबकि दूसरा जो कि आप कह रहे राजनीति शास्त्र है या तो भूगोल है या कोई और, तो उसमें ऐसे कुछ रिजल्ट आपको निश्चित नहीं मिलने वाले हैं ज़्यादा। देखिए मेरी बात आप ठीक है, आपने सही बताया, सही करना। मैंने कहा इस पृथ्वी के धरातल पर जितने भी मानव द्वारा एस्टेब्लिश की स्टडी है वो सब क्या है? साइंस है। ठीक है, वही ज्योग्राफी। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप खुद बोलिए, मार्केट में जाइए, ज्योग्राफी की किताब अब ज्योग्राफी के रूप में नहीं मिलेगी, जनरल साइंस का चार्ट किलो। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी आ जाएगी, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगी, इकोनॉमी आएगी, जनरल साइंस आएगी ना। विज्ञान को मैंने दो प्रकार का होता है, एक रियल साइंस और एक सीडो साइंस। सीडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स। अब देखिए मेरी बात, जो रियल साइंस होता है वो बेस्ड ऑन थ्योरी, और सीडो साइंस जो होता है वो बेस्ड ऑन पैराडिग्म। मैंने कहा जो रियल साइंस होता है वो सिद्धांत पर आधारित होता है, थ्योरी का मतलब सिद्धांत, और सीडो साइंस जो होता है वो पैराडिग्म पर आधारित होता है। पैराडिग्म क्या है? अवधारणा। ये अवधारणा पर मान लिया जाता है। अवधारणा, ठीक है। रियल साइंस किस पे बेस्ड है? थ्योरी पर। अब सवाल उठता है कि सिद्धांत, थ्योरी क्या है? थ्योरी क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? आप बताइए। अपना बनाओ चीज, बताओ। किसी मशीन को सही ढंग से बनाने के लिए सिद्धांत मान लिया मशीन वाली चीज नहीं है, तब कैसे सिद्धांत है? सर किसी वस्तु को अगर हम उसको मशीन या दूसरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ फार्मूले होते हैं, उसी को थ्योरी में लाया जाता है। मैंने कहा सिद्धांत कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं ये थ्योरी दी गई है, ये साइंटिस्ट ने कहा। तो मैथमेटिक्स द्वारा उसको मतलब प्रूव किया जाता है सर। सही है। देखिए अब देखिए इसको समझिए, थ्योरी क्या होता है?
थ्योरी जो होती है वो अनचेंज रियलिटी होती है, वो ऐसी सच्चाई होती है जो पूरी तरह से यूनिवर्सल होता है, वो चेंज नहीं होता है। किसके रिस्पेक्ट में? ना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ना पर्सन के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ना प्लेस के रिस्पेक्ट में होता है। टाइम का मतलब ना समय के रिस्पेक्ट में, ना पर्सन के रिस्पेक्ट में, ना प्लेस के। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लेते हैं। पांच 5000 साल पहले किसी ने इस पेन को इसे उछाला होगा तो पेन कहां गिरा था? 2000 साल पहले किसी ने गिराया था, उछाला तो कहां गिरा था? और अशोक ने जब उछाला था तब कहां गिरा था? यदि 5000 साल पहले किसी ने पत्थर को फेंका था तो जमीन ही पे तो गिरा था। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ही तो कहता है 2000 साल पहले जो पत्थर फेंका गया तो कहां गिरा था? और आज अगर आप फेंकोगे तो कहां गिरेगा? क्या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन समय के हिसाब से बदला? नहीं बदला। पर्सन के रिस्पेक्ट में भी नहीं बदलेगा। अशोक ने जब पत्थर को फेंका था तब कहां गिरा था? और अकबर ने जब फेंका था तब कहां गिरा था? और नरेंद्र मोदी साहब ने जब फेंका, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आज तक कहां पे गिरेगा? क्या पर्सन के रिस्पेक्ट पे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बदली? नहीं सर, नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? रिलैक्स होकर पड़ेगी तो रिलैक्स हो। समझिए, कंपटीशन को बीट करना है तो बहुत रिलैक्स होगा, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो एक एक नंबर का होगा, बहुत इससे क्लिक भी होगा, मेंटल बहुत रिलैक्स नहीं। न समय के रिस्पेक्ट में थ्योरी बदला, न पर्सन के। अगर नॉर्थ अमेरिका में किसी ने पत्थर फेंका था अमेरिका में तो पत्थर कहां गिरा? अफ्रीका में अगर फेंकेगा तो कहां गिरेगा? इंडिया में फेंकेगा पत्थर कहां गिरेगा? प्लेस के रिस्पेक्ट में क्या थ्योरी बदला? ठीक है, दिमाग तो लगा जरूरी है। सर इनका भी सुन लीजिए, ये कह रहे हैं बम फेंक देंगे पाकिस्तान में। अगर बम फेंका जाएगा तो पाकिस्तान में ही गिरेगा। अब कोई अगर हमारे ऊपर फेंका तब भी वो जमीन पे गिरेगा। गिरेगा तो जमीन ही का मतलब वही कहीं और थोड़ी गिरेगा। लेकिन हाँ, सर्कमस्टेंसेस सेम। सर्कमस्टेंसेस का मतलब परिस्थितियां सेम। जैसे अब पता लगा स्पेस में चले जाओ, फेंक दो, चला जाएगा तो वही लटका रहेगा। वातावरण के अंदर की बात हो रही है। स्पेस में बम फटेगा नहीं फटेगा। समझ के बाद ये रियल जी सर। पैराडिग्म, अवधारणा। अवधारणाएं जो होती है वो समय, पर्सन और स्थान के अकॉर्डिंग बदलती है, चेंज। रियलिटी विथ टाइम, पर्सन और प्लेस। समझ रहे? अब देखिए, इसमें जितने सोशल साइंस हैं
सारे हैं कि जैसे पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, सोशोलॉजी ले लीजिए। अब देखिए पॉलिटी लिया हमने, पॉलिटी में क्या लिया? कॉन्स्टिट्यूशन ले, कॉन्स्टिट्यूशन ले। जी सर। अब देखिए मेरी बात समझिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन समय के अकॉर्डिंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 1950 में जो संविधान था, क्या आज वही संविधान है? क्या समय के हिसाब से बदला कि नहीं बदला? और जो आज संविधान है वो क्या 50 साल भी बाद नहीं रहेगा? इसका मतलब है समय के रिस्पेक्ट में बदला मैं बता रहा हूं, इतिहास जैसे आज है वो ठीक है, बदला नहीं है, लेकिन दूसरा इतिहास दूसरा भी तो बनता रहेगा। हाँ वही बात है। अब देखो प्लेस देखिए, अमेरिका का संविधान है, यूरोप का संविधान है, यूरोप अफ्रीका का संविधान होगा, हमारा संविधान होगा। अच्छा ये बताइए संविधान क्या बताता है? संविधान क्या बताएगा? किसी देश वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में, वहाँ की जो संविधान सही है, किसी जो क्षेत्र है वहाँ की जो चैलेंजेस हैं, वहाँ की चैलेंजेस है, परिस्थितियाँ, वहाँ के लोगों के विशेष और एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करता है। संविधान किसी भी देश का वहाँ की लोगों की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करता है ना। तो हर क्षेत्र के लोगों की इच्छा और आकांक्षा अलग अलग होती है कि नहीं होती? तो अमेरिका में जो समस्या है वही क्या यूरोप की समस्या है? क्या यूरोप की जो समस्या है क्या भारत की समस्या है? नहीं है। इसीलिए वो प्लेस के अकॉर्डिंग अमेरिका का संविधान अलग होगा और यूरोप का संविधान अलग होगा, भारत का संविधान अलग होगा। आप देखिए प्लेस के रिस्पेक्ट तो बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? पर्सन के रिस्पेक्ट, अब देखिए हमारा संविधान है, क्या हमारा संविधान सबके लिए एक समान है? किसी के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। प्रावधान है कि नहीं है? ओबीसी का अलग प्रोविजंस है, एससी का अलग प्रोविजंस है, ट्राइबल्स का अलग प्रोविजंस है। तो हर अलग क्या पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या कुछ अलग अलग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि नहीं? पॉजिटिव का मतलब बेनिफिट के लिए, अच्छे के लिए, सकारात्मक जो है, क्या संविधान सबके लिए अलग अलग है कि नहीं? तो पर्सन की रिस्पेक्ट है कि नहीं है? जो 200 नंबर से पास हो जाते हैं। अवधारणाएं हर व्यक्ति की अलग अलग दूसरे के लिए है ना। जैसे मैंने कहा कि ये चेंज होती रहती है समय के रिस्पेक्ट में। पॉलिटी को हमने उठाया, क्या समय के रिस्पेक्ट में संविधान चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या प्लेस के रिस्पेक्ट में संविधान सबका अलग अलग है कि नहीं है? क्या पर्सन के रिस्पेक्ट में अलग अलग संविधान है कि नहीं? जैसे आपने देखा हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो क्या आप जमीन खरीद सकते हो? क्या आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो ट्राइबल्स एरिया में जमीन खरीद सकते हो? क्या? क्योंकि संविधान अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए वो चेंज रियलिटी है पैराडिग्म। एलपीजी ले लीजिए, एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप बताइए क्या
अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए और इंडिया के लिए क्या तीनों जगह एलपीजी से समान है, बराबर सबके लिए बेनिफिट है? नहीं है। तो समय के अलग अलग है, पर्सन के लिए रिस्पेक्ट अलग अलग है, चीज है कि नहीं? सामाजिक मुद्दे को ले लीजिए, किसी सामाजिक मुद्दे को ले लीजिए। आज जो मुद्दा आज बहुत खराब लग रहा है आपको, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां इसको कहने सही है। तो समय के हिसाब से हमारी सोच बदली ना। जो आज हमें अच्छा लग रहा है, हो सकता है हमारे पुरखे जो है क्या है उसको नहीं पसंद करते। समझ गए? तो आप ध्यान रखिएगा कि साइंस, पहली बात क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक और विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार में क्या हमने बताया? एक रियल साइंस बताया और दूसरा आपने क्या बात जाना? रियल साइंस और सीडो साइंस। रियल साइंस क्या है? सिद्धांतों पे आधारित है और सिद्धांतों के बेस पर वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। वो समय, पर्सन और प्लेस के रिस्पेक्ट में नहीं बदलेगा। हमने सारी बात बताई। वो थ्योरी कोई भी हो, चाहे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, तो सब यूनिवर्सल पूरा है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वो सब पे बराबर है। सीडो साइंस क्या है? ये पर्सन, समय और प्लेस के हिसाब से बदलता रहता है। ये पैराडिक्स होता है। बात समझिए? अब देखिए सर, एक प्रश्न था। हाँ बोलिए सर, जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, मैं कहूँ अगर रूल ऑफ ग्रेविटेशन होगा तो क्या अंतर हो जाएगा थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन? है? रूल वर्सेस थ्योरी में क्या अंतर है? थ्योरी जो है, थ्योरी की बुनियाद पर रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है? थ्योरी जब बनाई जाती है, उस थ्योरी की बुनियाद पर सब रूलिंग्स की जा सकती है। बहुत सारे एक रूल्स में सब रूलिंग की जा सकती है, क्योंकि जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तब तक रूल्स नहीं बनेगा। ठीक है? अब देखिए सत्य, दुनिया में सत्य क्या है? सत्य क्या है? मृत्यु ही सत्य है। अब हमने कहा साइंस 2 प्रकार का, एक रियल साइंस और एक सीडो साइंस। जब परिवर्तन वो नहीं चलेगा ना। एक रियल साइंस और सीडो साइंस। ठीक है? अब सवाल उठता है, इस दुनिया में सत्य क्या है? रियल साइंस प्योर साइंस सकते हैं कि अब सत्य ही है हिसाब से जो इस दुनिया में रियल क्या है? मैं ये कह रहा हूं, रियल क्या है? कुछ नहीं। सर, सत्य वो है जो हमेशा रहे, वही सत्य। सत्य इस दुनिया में 2 ही चीज है। एक अभी जो आपने कहा, एक जीवन, एक क्या ये सत्य नहीं है? हाँ, वो भी आ जाएगा। देखिए, इस दुनिया में 2 ही चीज सत्य है, एक जीवन और एक मृत्यु। जो जीवन है उसकी स्टडी हमें आना तो अपने पे है, और जो मृत है वो क्या है? और भाई दुनिया में 2 ही तो सत्य है, एक जीवन और एक मृत्यु। जीवन को पढ़ेंगे
मृत्यु को पढ़ेंगे फिजिकल साइंस के लिए तो पढ़ना हो पापा क्या, यही हमारा पूरा सब्जेक्ट हम पे आना इसमें। और जो अब तक आप पढ़े वो भी था विज्ञान, लेकिन सीडो विज्ञान था। सीडो क्या था? सीडो साइंस था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो भी पढ़े वो सब कैसा था? सीडो साइंस था। और हमारा जो पढ़ाव है वो किस पर आएगा? रियल साइंस। सर हाँ सर तो यूनिवर्स रियल नहीं है यहाँ पे? आए? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी रियल है, तो इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ा जाता है, इसीलिए बायोलॉजी में भी जो इन्वायरमेंट, देखिए आपने देखा होगा कि जो ये इन्वायरमेंट जो होता है किसका पार्ट है? फिजिकल और इन्वायरमेंट किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट जो होता है, जो बायोलॉजी की जो साइंस ग्रुप के बच्चे होंगे उनको मालूम होना चाहिए कि बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंट। आपको याद होगा जो ज्योलॉजी के स्टूडेंट, ज्योलॉजी का भी पार्ट है, आपको याद होगा जो ज्योग्राफी वाले पढ़ते हैं वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ जो भी है वो सब क्या है? इन्वायरमेंट है। तो जाहिर सी बात है हम उसको वो सत्य है तभी तो उसको बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो सत्य है तभी तो बॉटनी पढ़ते हैं ना। मान लिया जाए कि कुछ समय बाद कुछ अरबों वर्ष तक पृथ्वी रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी, मान लिया जाए मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन से सिलेक्शन क्वेश्चन करना है। इसीलिए जो पीएचडी वाला होगा वो एजम्पशन करेगा, मान लिया पृथ्वी का जो है त्रिज्या आधी हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या जड़ी हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो फिजिकल वाले होते हैं। आप निश्चित मानते हैं कि पृथ्वी का अंत होगा, आप निश्चित ही है उसमें कौन सा वो है, तो उसमें मानने वाली बात नहीं, निश्चित है पृथ्वी का कभी ना अंत होगा, कभी पृथ्वी बनी थी तो कभी अंत होगा इसका। कक्षा 9 की जब आप साइंस की किताब उठा के देखेंगे तो सबसे दो ही चीजें जो होती हैं बेसिक होती हैं जो ब्रह्मांड के मूल में है, एक एनर्जी और एक आपका क्या कहते हैं मेटल। तो दो ही चीजें ऐसे तो सत्य है, एनर्जी और मेटल तो हमेशा से शाश्वत है और रहेगी। इधर छोड़िए, उससे कंपटीशन नहीं निकलेगा, असम्पशन से। कंपटीशंस आप टू द पॉइंट सही है, कंपटीशंस यूपीएससी यूपीपीसीएल उस पर जो डिस्कशन जो है उसे बहुत अच्छी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च रियल रिसर्च में ही तो मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी और मैटर दोनों चीजें क्या दुनिया से कभी खत्म होंगी? एनर्जी और मैटर एक दूसरे कन्वर्टेबल है, नहीं, कभी खत्म नहीं होंगी। तो नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे से कन्वर्टेबल है। और पृथ्वी पर जीवन तो आता है जाता है, आपने जैसा देखा होगा, आता जाता कैसे? मतलब इतिहास उठा के देखेंगे आप, साइंस उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कभी मंगल ग्रह में कभी जीवन था, वो समाप्त हो चुका है। अगर आप कहाँ कोई एविडेंसेस मिले? डिस्कवरी पे ऐसा दिखा रहा है, ऐसा डिस्कवरी दिखा रहा है, एविडेंसेस थोड़ी मिले। डिस्कवरी हम ही आप थोड़ा एजम्पशन मार देते हैं, हम लोग डिस्कवरी भी दिखा देते हैं, एलियन से उड़ता हुआ आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि वो चमगादड़ की तरफ से वो आता है, वहाँ खा ले जाता है। ये सब एजम्पशन से एक वो किया गया है। मार्स पर एक एविडेंस थोड़ा ट्रेसेस नहीं मिला तो उससे कह दें ये होगा, लेकिन मिला थोड़ी है। हमें एलियंस की बात सोचते हैं लेकिन मिला थोड़ी है। पृथ्वी पे ही कहाँ जीवन था जब पृथ्वी बनी थी? पृथ्वी पे जीवन हाँ पृथ्वी पर नहीं था, लेकिन बाद में बना, तो ये बात थ्योरी में दी गई है प्रूफ ना कि पहले पृथ्वी आग का गोला 4.5 पे थी और 3.5 से 3.9 बिलियन ईयर से हुए पर जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण है फॉसिल्स रिकॉर्ड में। उस देखिए जो दी गई है फॉसिल की बुनियाद पे दी जा रही है ना, कहीं वैसे थोड़ी दे दिया गया ये चीज हो गई। अब आइए देखो टू द पॉइंट्स रहिए और कंपटीशंस पे फोकस करिए क्योंकि उससे कोई उसका वो नहीं है। अब देखिए माइथोलॉजी की दुनिया में चला है, फिलॉसफी की दुनिया में चला है, उसका कोई मतलब थोड़ी आप कंपटीशन यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी में जाएंगे तो उसमें चीज का। तो अब देखिए रियल साइंस दो है, एक बायोलॉजी और फिजिकल, दो सत्य है। अब हम लोग उठाते हैं ये चीज, ठीक है। तो पहली बात तो है, उठाइए करिए, देखिए किसी चीज को स्टडी करने से पहले, किसी भी चीज को
शुरुआत करने से पहले हम लोग उसकी पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी कि हमें इस कंपटीशन की दुनिया में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे समीक्षा हो, चाहे आरओ हो, चाहे जो भी था, इस कंपटीशन में डिमांड क्या है? क्योंकि साइंस की दुनिया एक समंदर से बड़ी दुनिया है। चाहे आइंस्टीन 50 जन्म ले ले, लेकिन तब भी साइंस उनसे परे चली जाएगी, क्योंकि भाई किसी एक फील्ड ही में तो उन्होंने किया, आगे है बायोलॉजी है, उसमें अलग अलग रिसर्च होती रह गई है। तो अब देखिए, लेकिन इस साइंस के फील्ड में आपको क्या आपसे डिमांड कर रहा है कमीशन, आपको ये देखना है। अननेसेसरी चीजों को आप नहीं देखना है, इस चीज के हम खाका पहले तैयार करना है। तो पहला लिख लीजिए बायोलॉजी, हमें इसमें क्या पढ़ना है? गर्मी होने लगी है। देखो मेरी बात, अब देखो यूपीएससी और यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ, इसमें सवाल साइंस के क्या पूछता है, आपको ये फोकस करना है। क्योंकि साइंस की दुनिया या कंपटीशन की दुनिया एक यूनिवर्स की तरह से है, ब्रह्मांड की तरह से है, अथाह। तो आपको बी सेलेक्टिव एंड हिट योर टारगेट, पहली बात। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपने टारगेट से डेविएट होंगे वो कंपटीशन नहीं निकल पाएगा। टारगेट जो पॉइंट टू एक्यूरेसी जब नहीं थी, आप अभी जब एक आध पेपर दोगे तो आप बड़ी साल भर मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तब भी जाके 65 पे 70 पे रुक जा रहे हैं। तो करें अरे तो बहुत मेहनत किया, 70 पहुँच पाए, और 70 से 85 पहुँचना है। और एक एक नंबर बढ़ाने में अगले साल जो है, अगर सीरियस नहीं होगा तो सदियों का सफर भी तय पड़ जाएगा। एक कंपटीशन की दुनिया एक जैसे ऑक्टोपस होता है, षड्यंत्रकारी ऑक्टोपस होता है, वो उसी तरह से इसे धीरे धीरे फुसला के इसे गायब कर देता है। तो आप टारगेट करेंगे। देखिए बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, उस चीज की पहले खाका बनाना, क्योंकि इसमें एलोकेट्स नंबर ऑफ लेक्चर्स 10 है बायोलॉजी पे, ठीक है। अब 10 लेक्चर पे आप पूरी बायोलॉजी को कवर नहीं कर सकते मंदनी से आप जो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक खाका बना लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। उस चीज को कुछ टॉपिक हम लोग आपस में पढ़ लेंगे, और कुछ चीजें आप लोग अपनी रिसोर्स से, अपनी किताबों से, जो भी आपके पास है उसको देख करके पढ़िए और उससे सवाल लगाइए, आपका कोर्स तक है। ये बात ईमानदारी से बता रहे हैं। तो अब देखिए बायोलॉजी में एनिमल्स भी होता है और बायोलॉजी में प्लांट भी होता है। तो अब सवाल उठता है देखो मेरी बात, बायोलॉजी का मतलब हुआ लाइफ, लोगोस में स्टडी ऑफ लाइफ, यही तो है। तो क्या जीवन इसमें भी है और जीवन इसमें भी है, दोनों में है। एनिमल्स में जीवन है और प्लांट में भी है। अच्छा, जब जीव सो रही थी, आप सोइए नहीं, जब जीवन एनिमल्स में भी है और प्लांट्स में भी है,
तो कुछ चीजें तो कॉमन होंगी दोनों में ना भाई, कुछ चीजें तो कॉमन होंगी क्योंकि जीवन दोनों में है। तो दोनों को बायोलॉजी के अंदर का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर बायोलॉजी की दो शाखाएं बनाई गई हैं, बायोलॉजी की दो शाखाएं अगर बनाई गई हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो एक दूसरे में अंतर होगा। तो जो अंतर होगा वो जूलॉजी वाले में जूलॉजी वाला पढ़ लेते हैं, और बॉटनी वाले में जो है, प्लांट वाले में बॉटनी पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो बात? मेरा कहने का मतलब है कि चूंकि बायोलॉजी का मतलब हुआ जीवन का अध्ययन, तो इसमें भी जीवन है और इसमें भी जीवन है, तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। जो कॉमन होगा वो बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते हैं, और जो इस एक दूसरे से डिफरेंस है तो जूलॉजी वाला अलग लिखते हैं और बॉटनी वाला अलग लिखते हैं। और जूलॉजी में क्या यूपीएससी की डिमांड है, क्या यूपीपीसीएस की डिमांड है, क्या समीक्षा अधिकारी की डिमांड है, क्या सहायक समीक्षा के अधिकारी की डिमांड है, हम लोग जूलॉजी में लिखते हैं। और बॉटनी में क्या कमीशन की डिमांड है, उस बात को हम इसमें लिखते हैं। इससे क्या होगा, जब खाका आपका तैयार हो जाएगा तो आपको क्या होगा, हम लोग आपस में कुछ भी चीज पढ़ पाएंगे। इसमें 10 लेक्चर से कोई वो नहीं कमीशन की आप टैकल पाओगे, लेकिन जब आपको मालूम है ये चीज है आएगा, तो आप अपनी किताब से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी इस लड़ाई को, इस जंग को आप जीत सकते हो। समझ रहे हो ना? तो अब हम लोग वही पहले, ठीक है। तो बायोलॉजी में पहला लिख लीजिए, जीवन की कोई भी लड़ाई जिसने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, जिसने खाका नहीं बनाई, तो वो जिंदगी भर ऐसे ही तमाम उम्र में सफर में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो रणनीति बनाइए, और रणनीति को यही कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क उसी को कहा जाता है। एक मतलब स्ट्रेटजी फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। पहला लिख लीजिए, पहला चैप्टर बायोलॉजी में लिख लीजिए प्रस्तावना, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। दूसरा चैप्टर लिख लीजिए बायोलॉजी के, इसमें सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक उपशाखा, जीव विज्ञान की उपशाखा। जीव विज्ञान की उपशाखा से 100% एक सवाल क्वेश्चन आता ही आता है यूपीएससी में, समीक्षा में, वनडे में, हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल आना ही है। इसीलिए मैंने कहा खाका बनाना जरूरी है। दूसरा लिख लीजिए, तीसरा जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों का वर्गीकरण। पहला चैप्टर क्या लिखा? दूसरा जीव विज्ञान की शाखा, तीसरा जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण का मतलब इस पृथ्वी के धरातल पर जो भी जीव है, चाहे पौधा हो, चाहे एनिमल हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, जो भी है सबका एक बेहतरीन खाका, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। अगला चैप्टर लिख लीजिए साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। इसी में कोशिका, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान लिखते हैं, कोशिका विज्ञान लिखे होता है, कोशिका, कोशिका, सेल, सेल देखिए, प्लांट में सेल होता है, एनिमल में होता है, जो कि दोनों में मौजूद है, इसलिए दोनों वाले लिख रहे हैं। इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, इसीलिए हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना। लेकिन अंतर तो दोनों है। मैं बता रहा हूं, जो अंतर होगा वो लिखाएंगे सेल टोटल, जो अंतर है वो भी लिखा जाएगा। लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया उस प्लांट में नहीं पाया जा रहा है?
एनिमल्स पाया जा रहा है, राइबोसोम क्या नहीं पाया जा रहा है, उससे पाया जा रहा है, न्यूक्लियस उससे पाया जा रहा है, न्यूक्लियस उससे पाया जा रहा है, क्रोमोसोम उससे पाया जा रहा है, उससे पाया जा रहा है, कुछ जो अंतर है वो अलग। समझ रहे हैं? उसमें अगला लीजिए, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। देख लिया? अगला जैव विकास, जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी हमें ज्यादा कम लग रही है, लखनऊ से नहीं है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ठीक है। ये दोनों, ये सारे टॉपिक जो हैं वो बायोलॉजी के अंतर्गत हमने लिखा, स्ट्रेटजी बनाई। अब आप लिखेंगे, जूलॉजी में आ जाइए, लाइन टू लाइन इस सारे चैप्टर से सवाल एकदम ही से 28 से 30 सवाल लाएंगे, टोटल मिल जाएंगे सब चैप्टर से, एक भी बाहर नहीं जाएगा, बता रहे हैं। और मजबूती से अगर स्ट्रेटजी बना करके जो यहाँ पढ़ा जाए पढ़ लीजिए, और जो है अपने कुछ रिसोर्सेज से पढ़ लीजिए, देखिएगा पेपर उठा के दीजिए, साफ साफ क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, रणनीति बनाइए, रणनीति सोने से पहले आप दिमाग में सोते वक्त भी खाका बनाएंगे कि यार इतना दिन बचा है, कैसे पूरा किया जाए। जब ये तड़प आपके अंदर रहेगी तब जाकर के आपको जी सोने नहीं देगी। हकीकत है, जब आप सोने से पहले मंथन कर रहे होगे, आप मंथन कर रहे होगे, उठा पटक आपके दिमाग में हलचल चल रहा है कि यार ये वाला चैप्टर अभी पढ़ना, ये करना, अच्छा इसमें कैसे पढ़ेंगे, उसमें कैसे पढ़ेंगे। और टीचर जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक का, वो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको बढ़ा देगा आपके। लेकिन ये जंग की लड़ाई तो आप खुद कर दी है ना, ये कैटलिस्ट का काम शुरू किया जाएगा। तो आप जूलॉजी में लिखिए, पहला लिख लीजिए जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतुओं का वर्गीकरण। देखिए यहां पर बायोलॉजी में किसका वर्गीकरण लिखा था हमने, जीवों का वर्गीकरण कहा था, जीव का। इसका मतलब उसमें प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं। अब जो बात मैंने कही है जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, समझ गए बात। जैसे कहां जा रहे हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लिपटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सीक्वेंस मालूम है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लिपटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, लिबर्टीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। अरे सब कुत्ता है, बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है, क्या बढ़ा दिया क्या, कॉर्डेटा, देखिए कॉर्डेटा तक पहुंचे आप। हर फाइलम में उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, हर फाइलम की दो दो एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा जाएगा। हर फाइलम में अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उसको दो एक का जहां से यूपीएससी पूछता है उठा करके हम लोग करेंगे। आइए इसमें सारे, जैसे आपने देखा कॉर्डेटा लास्ट फाइलम है, उस कॉर्डेटा में भी क्लासेस हैं। सबसे पहला क्लास क्या आएगा, फिशेस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि जैसे हमने बताया प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लिटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। ये इवोल्यूशनरी लैडर दिखा रहा है, ये विकास की सीढ़ी को दिखा रहा है, ये जीवों की जटिलता को दिखा रहा है, ये जीवों के एडवांसमेंट को दिखा रहा है। इसीलिए से 4 को लेता है कमीशन, पूछता है सबसे एडवांस जीव कौन सा है, हर साल आ रहा है। ठीक है, और यूपीएससी क्या करेगा, इसी
सैंपल को उठाएगा, चारों को दे देगा, पूछेगा इसमें बताओ सही सीक्वेंस क्या है, यानी वो एडवांसमेंट के स्टेज को दिखा रहा है। तो ये जैव विकास हो गया। अब पहला चैप्टर जियोलॉजी में क्या पढ़ा आपने? जंतुओं का वर्गीकरण 100% कह रहा हूं, इसमें 3-4 सवाल कमीशन उठा के देता है। यूपीपीसीएस में, समीक्षा में, आरओ में, एआरओ में, वनडे में 3-4 सवाल अपने अलग अलग तरीके से देता है। और कैसे वो देता है प्रूव करके देता है। इसकी रणनीति आप नहीं बना पाओगे, वो बनेगा तब बनेगा। और सवाल इस तरह से एक चीज को उठाया जाता है, तब जाकर के मुस्कुराते हुए, जब ये तो स्ट्रेटेजी सीखेंगे तब मुस्कुराते हुए कमीशन में जाकर पेपर दे के आगे छप जाएगा नाम से। वैसे नहीं चलेगा, चाहे पूरे 24 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ डालो गाना, ऐसे बैठा आदमी, और उसके बाद चाहे जा रहा हो तब भी कोई पिला रहा, तब भी देख रहे हो, रट रहे हो, तब भी उससे कुछ नहीं होगा। ये खाका जब तक नहीं बनेगा दिमाग में, ये प्रैक्टिकली एक बात है। इसलिए जैसे ये खाका बना है तो लास्ट वक्त रट रिवीजन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए, बैठिए, गोला ऐसे भरते जब आएगा उससे छाप जाए। लेकिन हाँ, इस तरह खाका बनाना पड़ेगा। अगला लिख लीजिए, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। तीसरा एनिमल में लिख लीजिए, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ये कौन सा चैप्टर हमने बताया जियोलॉजी में? और इस तीसरे में अब इसका ABCD करके करिए, इन सारे को कर लेंगे, कम से कम 4 सवाल, 3 सवाल कहीं बाहर। जब क्लियर खाका बनकर बता रहे हैं, 28 से 30 सवाल, कभी कभी 40 सवाल, 35 सवाल साइंस से आता है। जो स्टेट कमीशन है, स्टेट यूपीपीसीएस, समीक्षा, आरओ, एआरओ, एमपीपीसीएस, आरआरएपीएस, इसमें टोटल आपको 95% क्या पूछा जाएगा? जनरल विज्ञान पूछा जाता है। और आईएएस जो प्रॉपर होता है वो जनरल और टेक्नोलॉजी दोनों मिला के, समझ रहे बात? अब इसमें लिख लीजिए, इसमें सब ब्रांच में लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, तीसरा चैप्टर है, इसमें लिख लीजिए पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एबीसीडी करके लिखिए। एक्सक्रीटरी का मतलब उत्सर्जी तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में सारी चीजें आती हैं, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस का मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब सारे जो हार्मोन्स है, जैसे FFF हार्मोन्स किसे कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहा जाता है, ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम में पूछा जाएगा। एंडोक्राइन्स का डायरेक्टली यूपीएससी डायग्राम बना बना के पूछा है 2-3 बार। वो कैसे पूछा है हम लोग नहीं पता, समझ रहे हो? आगे लिखिए, इसमें क्या लिखा आपने? रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन का मतलब संवेदी अंग, आंख है आंख, कान,
जबान, ये सब चीज संवेदना पैदा करती है ना। संवेदी अंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए इस जूलॉजी के तीसरे चैप्टर से अप्रोक्सीमेट 4 से 5 सवाल आपको 100% मिलेगा, इससे ऊपर मिलेगा, क्लियर। लेकिन कई सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, स्क्रिप्टरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन ही से हर साल 1-2 सवाल तो आना ही आना है, कहां तो आ जाएगा। हार्मोन्स के बारे में पूछता है, ग्लैंड के बारे में पूछता है, हार्ट पूछता ही रहता है। अब देखिए हमारा टारगेट, देखिए इसमें जो है 3 का हमने दे रखा है, 3 चीज का, और वो चीज रख रहे हैं जो आपको करीब करीब जो ज्यादा इससे मिलेगी। जैसे हमने कोशिश किया, सोचा है, क्योंकि एक सिस्टम पढ़ाने बहुत टाइम लगता है ना, बड़ा बोर्ड पढ़ा, एक डाइजेस्टिव पढ़ा देते हैं और एक एंडोक्राइन पढ़ा देते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देते हैं। तो 3 को हम इसको कोशिश करेंगे, ठीक है, ये चीज, जिससे ये कि टाइम नहीं रहेगा, तो उतना टाइम नहीं सफिशिएंट देते हैं। अगला लिखिए चैप्टर 3, तीसरे के बाद जो चीज लिखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब आर्थिक, जीवों का आर्थिक महत्व। जीवों का आर्थिक महत्व में इस वाले चैप्टर में क्या क्या रहेगा? एपीकल्चर, सेरीकल्चर और लैग कल्चर, ये सब पूछे जाते हैं ना, ये चीज हो जाएगी। अगला लिख लीजिए पोषण, 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 न्यूट्रिशन। पोषण में क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स लिखेंगे। पोषण में लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। कहते नहीं है कौन से कैल्शियम की कमी से क्या हो गया, जिंक की कमी से क्या हो गया, सोडियम की कमी से क्या हो गया, पोटेशियम की कमी से क्या हो गया। ये सारे जो मिनरल्स हैं, मेटल हैं, इससे कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती कि नहीं होती। कैल्शियम से कमी की हड्डी हो जाएगी, आयरन की कमी से अनीमिया हो जाएगा, तो ये मिनरल की वजह से तो कमी होती है। तो वो चीज, अच्छा जैसे देखिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है, ग्लाइकोजन्स है। ये इसके अंदर से पूछता है कि कौन मोनोसेक्राइड है, कौन डाइसेक्राइड है, कौन पॉलीसेक्राइड है। लाइन से सवाल, एक सवाल आता है, जब जानोगे तभी तो कर पाओगे। आगे लिख लीजिए ह्यूमन डिजीज और इम्यूनिटी सिस्टम, मानव बीमारी, और इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब प्रतिरक्षा। अब देखिए बीमारी से आपको सवाल 100% आएगा। देखो मेरी बात, बीमारियां कई 2 प्रकार से हम लोग मोस्टली डिवाइड करेंगे। एक तो संक्रामक बीमारी और एक जेनेटिक बीमारी, जो आईएस लेवल पूछे जाएगा। जैसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, फेनिलकीटोनुरिया क्या है, अल्काप्टोनुरिया क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। ये सब चीजें हम पूछे बताएंगे जो कि
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का लिस्ट नहीं कराना, ये आप लोग कर लोगे। हम वो बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, हम ये बताएंगे हीमोफीलिया कैसे होता है, हम बताएंगे अल्कप्टोनुरिया कैसे होता है और फेनिलकीटोनुरिया कैसे होता है, हम ये बताएंगे डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, पटाउ सिंड्रोम कैसे होता है, क्लाइडोचैट कैसे होता है। ये जो आपके बस की बात नहीं, उसको हम लिस्टिंग करके बताएंगे और फिर कभी जीवन में भूलेगा नहीं। बाकी कॉलरा की बीमारी किससे होती है वो सब अपना रटो, बैक्टीरिया से कौन सी हो सकती है हम नहीं बताएंगे, मलेरिया किससे होती है, वो जो साइंटिफिक है कॉन्सेप्ट जो आप नहीं कर सकते उस चीज को हम बता देंगे, जीवन भर में नहीं भूलेगा। देखिए गुणसूत्र की संख्या कितने हैं? 46। अगर गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए तब भी बीमारी, गुणसूत्र की बढ़ जाए तब भी बीमारी। अच्छा, एक तो कमी से बढ़ बीमारी, एक तो ज्यादा से बीमारी। दूसरा, गुणसूत्र का साइज होता है ना, अगर गुणसूत्र का टूट जाए कहीं से, तो जब टूट जाएगा तो उसका इंपैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो कौन सा इससे होगा, कौन उससे होगा। बाकी कालरा और मलेरिया ये सब अपना आपको करिएगा, हम जेनेटिक बीमारी को उठा के कर देंगे, एक करा देंगे। सवाल देखिए, यूपीएससी मार पूछेगा वो, यूपीएससी वहीं से पूछेगा, ठीक है। और एक हम पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो पढ़ाएंगे कि कौन सी बीमारी जैसे होता है, अगर माता को कैरियर है, पिता नॉर्मल है, तो बच्चों में क्या होगा वो वाली बता देंगे, जीन को लेकर के वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लिख लीजिए, एक लास्ट चैप्टर लिख लीजिए ज्यूलॉजी में, मिसलेनियस, विविध विविध विविध, मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब विविध, जितने करंट की बीमारियां, जितनी करंट की चीजें ज्यूलॉजी दुनिया में हो रही है, जैसे कोई दुनिया में जीव खोज लिया गया, कोई बीमारी अचानक आ गई, कोई कोविड आ गया, कोई बाद में कुछ, तो उसको जो चीज ज्यूलॉजी की चीज आ रही है उसको जो वाला नोट बन जाएगा। अगला की बॉटनी, इसमें आ जाइए बॉटनी में, लिख लीजिए पादप जगत का विभाजन, पादप जगत का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, पादप जगत का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे आपने देखा कि सभी पौधे क्या फल देते हैं, कुछ देते हैं, तो पूरा हम क्लासिफाई करेंगे, उसी क्लासिफिकेशन से एक या दो सवाल आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप? जैसे क्रिप्टोगैम्स, फैलोगैम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो कुछ बातें जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को हम निचोड़ करके आपको दे देंगे और एक कॉन्सेप्ट के बेस पे दे देंगे, ठीक। अगला लिख लीजिए पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगला बढ़ते हैं पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक। इसमें क्या पढ़ना, देखो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। आता है सवाल ना, पूछता है कि गाजर क्या है, पूछता है आलू क्या है, लहसुन क्या है, बंडा क्या है, टिंडा क्या है, यही सब सवाल पूछता है। भाई आलू पूछा जाता है कि क्या कारण है कि आलू जब बोते हैं तो हम पाहा बांटते हैं, भाई उसके पीछे कारण तो होगा कुछ, यूपीएससी इस तरह भाई जैसे धान गेहूं ऐसा बोलते हैं, ये भी आलू बोने के बाद क्यों हम पाहा लगाते हैं,
खाने लगाते। दूसरी बात है हाँ तो आलू नहीं वो कुछ मटर की तरह होता होगा और 2-4 आलू होता है, जितना आलू बोते नहीं उतना ही होता होगा। दूसरी बात कहते हैं कि पहाड़ी आलू ले लो, पहाड़ के आलू से और प्लेन के आलू में क्या फर्क है, ये सब चीजों सस्ता है। तो बात समझ रहे हो? ये सब हम देखे प्लांट रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, रूट। फ्रूट का कौन सा हिस्सा खाया जाता है ये डायरेक्टली पूछा जाता है ना। जैसे फ्रूट के 3 पार्ट होते हैं, एक एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, यही तो होता है। अब सेब का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? सर बीच में जो होता है वो सिर्फ ये थोड़ी वहां बताएगा बीज का, वो लिखा रहा है, ऑप्शन देगा, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। अरे बात देखो हिंदी में होगा, लेकिन ये बाहरी वाला पेरी, मेसो और एंडो। भाई कोई भी चीज का फ्रूट का 3 ही पार्ट, तो एक बाहरी एक बीज है। अब उससे कहो कि अब हिंदी में बता दे, कुछ टेक्निकलिटी दिमाग में थोड़ी आ जाएगी। बात तो एक बाहर है, बीज एक कलर वाला। सेब का कौन सा हिस्सा खाया जाएगा पूछा गया है? ऊपर और छिलका छिल दे दो क्या? ऊपर का और जो नहीं छिलते वो क्या खाते? और जो नहीं छिलते वो क्या खाते? देखो ये कहानी उसमें कौन सा लॉजिक निकालना? बताइए, सेब का पूछा गया सवाल, कमीशन में पूछा है। सेब का पहली बात, सेब फ्रूट ही नहीं है, ये पुष्प है। इसलिए चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द अबव, तो वही जिसने मारा था उसी को मिला। अरे वो मालूम तो ऐसे बताया जाता है, मेरी बात सुने। एक तो ये यहाँ से पूछा है, जैसे पूछा जाता है मूली क्या है, गाजर क्या है, आलू क्या है, पूछा जाता ना है, लेकिन कौन सा स्टेम, तना, जड़, ये पूछा जाता। अगला लिख लीजिए इसमें पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। सर जो मौका होता है वो भी फ्लावर होता है। मौका जो हाँ फ्लावर होता है, वो थोड़ी फ्लावर सही। पादप ऊतक, पादप ऊतक में लिख लीजिए जाइलम और फ्लोएम। पादप ऊतक में 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम होता तो उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए जाइलम। अगला प्लांट लिख लीजिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। हाँ अगला चैप्टर प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, जैसे प्लांट हार्मोन से एक सवाल आता है, ये है जैसे बताया जाएगा जिब्रेलिन क्या है, एथाइलिन्स क्या है, फ्लोरेजेंस क्या है, एबीए क्या है, साइटोकाइनिन्स क्या है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ऑक्सिन क्या है, ये प्लांट्स के हार्मोन। ठीक है, तो प्लांट के हार्मोन्स हो जाएंगे। अगला लिखिए प्लांट की डिजीज भी चैप्टर लिख लीजिए। प्लांट के डिजीज बहुत सारे आते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभार का विषय वहां से पूछता है। प्लांट के डिजीज, प्लांट के डिजीज, प्लांट के डिजीज लिख लिया आपने। एक लिख लीजिए डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरी, different research laboratories, different
रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज। जैसे आपने देखा पूछा जाता है, एक सवाल हर साल आता है कि CDRI कहाँ पे है, ITRC कहाँ है, NBRI कहाँ है, CMAP कहाँ है, पूछा जाता है ना। हर सवाल सालों बाद पूछा जाता है। CDRI नई दिल्ली में, CDRI लखनऊ में, ITRC कहाँ है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, ये लखनऊ में, आमने सामने दोनों है। ये जो एक संस्था का नाम जो पूछा जाता है, इन्हीं चैप्टरों से उठा करके ही पूछा जाता है। हर साल एक दो संस्था पूछा जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, और सब साइंस के रहेंगे। अगला लिख लीजिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। समझे बात? ये पूरा आपका खाका तैयार हो गया है और रोक दिया। नहीं सर, अच्छा, तो एक लेक्चर हो गया ना, एक पीरियड थोड़ा सा, चाहे 1 मिनट गैप कर दो, उसको करके